सूरज सुनो क्या कहता है। दूसरों को प्रकाशित करो अपने प्रकाश से। मन सदैव भरा हो आत्मविश्वास से। असंभव को संभव करो अपने हुनर से, अपने नित्य प्रयास से। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय वही, सपने वही सत्य होते हैं जो कठिन समय में भी दृढ़ता से बने रहते हैं। कठिन समय हमारे लिए एक दर्पण के समान होता है जो व्यक्ति को अपनी शक्ति का वास्तविक अनुभव करवाता है। इसलिए कठिन समय में सदा ही धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमें समय का सम्मान करना चाहिए, समय का ज्ञान रखना चाहिए। समय के ज्ञान के लिए आइए देखते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, सोमवार, मघा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। मन यदि कमजोर हो तो परिस्थितियों को समस्या में बदल देता है और मन की शक्ति विपरीत परिस्थितियों में नए अवसर तलाश लेती है। सदा ही अपने मन को सकारात्मक बनाए रखना अनिवार्य है और इसके लिए उपयोगी होते हैं हमारे विचार। विचारों को साधना आवश्यक है यदि आप मन को साधना चाहते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए उनमें नियमित परिवर्तन करते रहना उपयोगी होता है और इसी से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। रीढ़, गर्दन एवं सिर को सीधी रेखा में स्थिर रखकर योगी को चारों दिशाओं में न देखते हुए अपनी आंखों को नासिका के मूल अर्थात भौहों के मध्य बिंदु पर केंद्रित कर स्थिर होकर बैठ जाना चाहिए। Firmly holding the spine, neck and head erect and motionless, let the yogi focus his eyes at the starting place of the nose. That is the spot between the two eyebrows, and let him not gaze around in various directions. भारतीय ज्ञान परंपरा में जितना शास्त्रों के अध्ययन का महत्व है उतना ही महत्व शास्त्रों के संवर्धन और संरक्षण का भी है। जैन धर्म परंपरा में श्रुत पंचमी पर्व विशेष महत्व रखता है और ये शास्त्रों में इनके संरक्षण का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। 31 मई को विशेष उत्साह के साथ श्रुत पंचमी पर्व मनाया गया। इस आयोजन के लिए किस तरह से तैयारी की गई, किस तरह से मनाया जाता है ये पर्व और क्या है इसका महत्व, आइए देखते हैं हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। जैन परंपरा में ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन श्रुत पंचमी पर्व अत्यंत उत्साह से मनाया जाता है। श्रुत पंचमी भारतीय ज्ञान परंपरा के इतिहास में ज्ञान संरक्षण के पर्व के रूप में प्रसिद्ध है, जिसके साथ शास्त्र संरक्षण की एक अद्भुत प्राचीन कहानी जुड़ी हुई है। ये जो ग्रंथ है मेरे हाथ में, इसका नाम है षट्खंडागम और यही वह ग्रंथ है जिसकी रक्षा के निमित्त से, जिसकी सुरक्षा के निमित्त से श्रुत पंचमी महापर्व ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी कहानी ऐसी है
कि सबसे पहले पहली शताब्दी में आचार्य धरसेन हुए, जो गिरनार पर्वत पर तपस्या दे रहे थे। उनके पास तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का 12 अंगों में से अंतिम अंग दृष्टिवाद, उसका एक भाग ये षटखंडागम के रूप में उनकी स्मृति में सुरक्षित था और बाकी के सारे आगम ग्रंथ, सारा ज्ञान प्रायः लुप्त होता चला जा रहा। तो उनको ये चिंता हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान महावीर का जो वाणी का मूल अंश है षटखंडागम, वह भी समाप्त हो जाए। तो इस चिंता से उन्होंने 2 युवा मुनिराज पुष्पदंत और भूतबली को अपने पास बुलाया और उनकी परीक्षा ली, उनकी योग्यता को परखा। फिर उसके बाद उन्होंने इसी आगम ग्रंथ को उनको सिखाया, उसकी प्रेरणा उनको दी और उनको याद कराया। और इन्हीं पुष्पदंत और भूतबली 2 मुनिराजों ने इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया और लिपिबद्ध करके पहली शताब्दी में हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। और उसी समय से, चूंकि भगवान महावीर की वाणी का अंतिम भाग था, इसलिए इस ग्रंथ की सुरक्षा के निमित्त से श्रुत पंचमी महापर्व प्रतिवर्ष जैन समाज में मनाया जाता है। शास्त्रों को गुरु मुख से सुनकर याद रखने और उन्हें सुरक्षित रखने के कारण शास्त्रों का एक नाम श्रुति भी है। श्रुत ज्ञान द्वारा स्मरण कर प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध षटखंडागम नामक महान जैन परमागम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन ही पूर्ण किया गया। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन से इस शास्त्र का संरक्षण होने के कारण ये दिवस श्रुत पंचमी के नाम से जाना गया। आधुनिक काल में श्रुत पंचमी पर्व का दिन प्राकृत भाषा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। श्रुत पंचमी पर्व के दिन मंदिरों के शास्त्र भंडारों में शास्त्रों की विशेष देखरेख की जाती है। श्रुत पर्व के दिन प्राकृत भाषा के विशेष शिविर लगाए जाते हैं। संगोष्ठी और विशेष व्याख्यान, प्रवचन आदि का आयोजन भी किया जाता है। श्रुत की रक्षा करने वाले विद्वानों का सम्मान भी किया जाता है। इस दिन लोग श्रुत की पूजा करते हैं। एक श्रुत स्कंद होता है जिसमें संपूर्ण जिनवाणी के अक्षर लिखे हुए हैं, उसकी पूजा करते हैं। पालकी यात्रा निकालते हैं जिसमें आगम ग्रंथों को रख करके शोभा यात्रा निकाली जाती है। जो जैन शास्त्र भंडार हैं, जहां भारतीय ज्ञान परंपरा के अन्यान्य पांडुलिपियां सुरक्षित हैं, वहां पर वेष्टन में लिपटे हुए शास्त्र रखे हैं। उन कपड़ों को बदला जाता है, साफ सफाई की जाती है। इस दृष्टि से चूंकि यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और इसी ग्रंथ में जैनों का जो पहला महामंत्र है, नमोकार महामंत्र, सबसे पहले हमें इसी ग्रंथ में मिलता है और इसीलिए इस दिन को प्राकृत भाषा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि प्राकृत भाषा की भी रक्षा इस दिन हुई थी। जैन परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व श्रुत पंचमी भगवान महावीर के उपदेशों को प्रकाशित, प्रचारित और प्रसारित करने के संकल्प के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा में इन शास्त्रों के महत्व को समझकर इनको जीवन में अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। डॉक्टर लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में अधिक तापमान और गर्म हवाओं का प्रकोप रहता है। गर्मी के मौसम में लू लगने की संभावना होती है और कई तरह की जटिल समस्याएं हो सकती हैं। आइए समझ लेते हैं कि हीट स्ट्रोक यानी लू लगने की अवस्था क्या है, ऐसे में क्या किया जाए और कौन सी वो सावधानियां हैं जिनका पालन करके आप लू लगने से बचाव कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक यानी लू लगना एक गंभीर अवस्था है जो अत्यधिक तापमान के कारण होती है। यह समस्या जीवन को प्रभावित कर सकती है। गर्मी का ये मौसम हमारे शरीर पर बाहरी और आंतरिक रूप से प्रभाव डालता है। तेज धूप और अत्यधिक गर्मी में दिन भर स्फूर्ति बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। हीट स्ट्रोक तेज गर्मी की वजह से होने वाली समस्या है। जब शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और शरीर सामान्य ठंडक नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाता है, तो इस स्थिति को लू लगने की अवस्था कहते हैं। इसके लक्षण हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं। पानी की कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए,
और यदि किसी वजह से बहुत लंबे टाइम तक धूप में एक्सरसाइज करनी पड़े या कोई काम करना पड़े या धूप का एक्सपोजर किसी वजह से हो जाता है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें बॉडी में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और बॉडी कई बार हीट एग्जॉस्टेड बॉडी हो जाती है, यानी कि बॉडी को एक्सट्रीम वीकनेस आती है, सीवियर स्वेटिंग हो जाती है, सांस का तेज चलना शुरू हो जाता है और पल्स रेट बढ़ जाती है, कई बार चक्कर आने भी शुरू हो जाते हैं। इसको हम हीट एग्जॉशन बोलते हैं। ये स्टेज है, एक वार्निंग साइन होता है जिस टाइम हमें इसमें इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। उस वक्त पे उस व्यक्ति को छाया में ले जाना चाहिए और कोई भी स्प्रिंकलिंग वाटर या ठंडा पानी शरीर पे छिड़कना चाहिए, अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। सूरज की तपिश बढ़ने से दोपहर के समय बाहर का तापमान काफी अधिक होता है, साथ ही गर्म हवाएं या लू भी चलती है। इससे लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। सामान्य रूप से शरीर का तापमान 95.5 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वातावरण का तापमान 37 डिग्री से अधिक होने पर शरीर पर इसके दुष्प्रभाव होने लगते हैं। इसकी वजह से पसीना आना शुरू होता है। वातावरण का तापमान सामान्य से 4 या 5 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर शरीर को अपना तापमान नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इस कारण शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने की प्रणाली बिगड़ जाती है। गर्मी के कारण व्यक्ति को थकावट, बेहोशी जैसी समस्या महसूस हो सकती है और यदि इसको सही समय पर प्रबंधित न किया जाए तो जटिल समस्याएं भी आ सकती हैं। इन दिनों लू लगने की संभावना अधिक होती है। अत्यधिक गर्मी में लंबे समय तक बाहर रहना, खासकर यदि संबंधित सुरक्षा उपाय नहीं लिए गए हों, लू लगने की संभावना को बढ़ा सकता है। साथ ही अत्यधिक शारीरिक श्रम करना, मेहनत वाले काम करना, दौड़ना, भागना शरीर को गर्मी का अधिक अनुभव कराता है और लू लगने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि इस स्टेज पे इंटरवेंशन नहीं किया जाता तो हम कहते हैं कि उसको लू लग गया है। ये वो स्टेज है जिस टाइम पे उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, शरीर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बियॉन्ड होता है और हाथ लगाने पर शरीर उसका गर्म होता है, उसको पसीना नहीं आता, एक्जिला उसके ड्राई होते हैं, टंग ड्राई होता है, यूरिन आना बंद हो जाता है, सांस तेज चलता है और कई बार वो बेहोशी वाली हालत में हो जाता है या उसकी स्लरिंग स्पीच हो जाता है, सीवियर हेडेक हो जाता है। एक्चुअली में उसका ब्रेन, हार्ट और किडनी पे इस टाइम पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ब्रेन के अंदर स्वेलिंग की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यदि लंबे टाइम तक ये तकलीफ चलती रहती है तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है। इस टाइम पे जल्दी से जल्दी उसको इमरजेंसी के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर ले जाना चाहिए। लू लगने का सबसे अधिक खतरा बच्चों और बुजुर्गों को होता है। साथ ही वो लोग जिन्हें कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है, उनमें ये स्थिति अत्यंत गंभीर रूप ले सकती है। जो लोग धूप में अधिक देर तक काम करते हैं, उन्हें लू लगने की संभावना होती है। शरीर से जितना पसीना निकलता है, उसके अनुपात में इलेक्ट्रोलाइट लेने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा न किया जाए तो समस्या का कारण बन सकता है। तेज धूप लगने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, हीट एग्जॉशन होता है, व्यक्ति को प्यास अधिक लगती है और लगातार ऐसे में लंबे समय तक रहना शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यदि व्यक्ति को पसीना आना बंद हो जाए तो ये खतरे का संकेत है। जब हम गर्मी में ज़्यादा रहते हैं या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो पसीना ज़्यादा आता है, आदमी का टंग ड्राई हो जाता है, उसको प्यास लगती है, वो पानी के लिए बोलता है या पानी मांगता है। और ये सिर्फ पानी की ही बात नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होने चाहिए। यानी कि जैसे कि हम नींबू का पानी बनाते हैं घर का, या छाछ है, आम पन्ना है, इस तरह की नारियल का पानी है, इस तरह का लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए। लू लगने पर इसका तुरंत प्रबंधन करना आवश्यक है, अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है और जीवन को खतरे में डाल सकती है। तेज धूप में जाने से बचें और गर्मी में अधिक देर तक बाहर रहना पड़े तो सावधानी बरतें। अचानक तापमान परिवर्तन से बचें। लू लगने से बचाव के लिए हमेशा ध्यान रखें कि अधिक गर्मी में बाहर जाने से पहले पानी पीते रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन यदि स्वयं को उसके लिए तैयार किया जाए तो समस्याओं का प्रभाव कम होता है। ठीक ऐसा ही हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है। गर्मियों के मौसम में कुछ सावधानियां हैं जिनका पालन करके समस्याओं से बचाव किया जा सकता है, और अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसकी जटिलता को बढ़ने से रोका जा सकता है। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सावधानियां रखें और सेहतमंद रहिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। गर्मियों के मौसम में अक्सर बहुत से लोगों को थकान महसूस होती है, तो किसी को लगता है कि शरीर में ऊर्जा नहीं है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगी क्रियाएं जो शरीर में ऊर्जा के संचार को बढ़ाती हैं और आपकी थकान को, सुस्ती को दूर भगाती हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आलस्य बना रहता है, कुछ करने का काम नहीं करता, सोफे पे बैठ जाते हैं तो वहीं रह जाते हैं, बेड पे बैठ जाते हैं वहीं रह जाते हैं, शरीर हिलाने का मन नहीं करता। ऐसा कई बार होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बॉडी की कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, या फिर मन का आलस्य हो सकता है, या फिर मन की उदासी भी इसका कारण होती है। और एक बहुत बड़ा कारण होता है अपनी शरीर की क्षमता से अधिक भोजन कर लेना। कारण कोई भी हो, निवारण योग में छुपा हुआ है। आज आपको 2 तो ऐसे सरल से अभ्यास हम बताएंगे जिसको करते तुरंत आपके शरीर में लेजीनेस, लेथार्जिकनेस दूर हो जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जो आपकी रसोई में छुपे हुए हैं। बस आपको या तो ज्ञान नहीं है या भूल भी जाते हैं, कभी कभी पता भी होता है पर भूल गए, तो उनको जरा सा रिकलेक्ट कर लेंगे और वो आपके आलस्य को दूर करेंगे। तो आलस्य दूर करने के लिए अगर लग रहा है कि अरे चाय या कॉफी से ही आलस दूर होगा, नहीं। 2 अभ्यास आपको करने हैं। सबसे पहला अभ्यास है भारत योग का अट्टहास। अट्टहास यानी लाफ्टर। लेकिन कैसा लाफ्टर? ये लाफ्टर आप ये मन में ध्यान रखते हुए करें कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, और ये भी ध्यान रखते हुए करें कि जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। स्ट्रेस देंगे, टेंशन देंगे, चिंता देंगे, तनाव देंगे, वही लौट कर आएगा। हास देंगे, आनंद देंगे, खुशियां देंगे, वही लौट कर आएगी। शांति देंगे, प्रेम देंगे, वही लौट कर आएगा। तो आप दोनों हाथों को खोल लीजिए, उंगलियों को चारों दिशाओं में खोल दीजिए, पेट को ढीला छोड़ेंगे, सीने को ढीला छोड़ेंगे। 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। 1 2 और फिर हाथों को वापस लाकर आंखें बंद कर लीजिए। इस हास को अपने ऊपर बरसने दीजिए। थोड़ी देर आंख बंद करके रखेंगे, फिर धीरे से आंखें खोल देंगे। अगर आप दिन में 5 बार ये अभ्यास करते हैं जो हमने आपको अभी अभी बताया, तो आपको कभी आलस्य नहीं हो सकता और 80% डिजीजेस आपके दूर हो जाएंगे। कितना लाभकारी है। दूसरा काम आपको ये करना है, इसको हम भारत योग में शिशु गति, भारत योग की शिशु गति, शिशु यानी बच्चा। बच्चे को आप कभी आलस में नहीं देखोगे, बच्चे को आप कभी बिस्तर पे पड़े हुए लेजी लथार्जी नहीं देखोगे। वो हमेशा एक्टिव रहेगा, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। बस ऐसे ही हमको बालक हो जाना है। शिशु गति हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर डालती है। शिशु गति हमारे स्पाइनल रिलैक्सेशन को करती है। शिशु गति ब्लड के सर्कुलेशन को खोपड़ी की तरफ लेकर के आती है और शिशु गति इंस्टेंटली हमारे अंदर ऊर्जा भर देती है। क्या करना है? मैट पर भी कर सकते हैं, मैट का मुंह छोड़कर आप पूरे एरिया में भी घूम सकते हैं। इस तरह से हमें घुटने के बल,
हथेलियों को के द्वारा थोड़ी देर तक वॉक करना, यानी शिशु की तरह गति करनी है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके साथ साथ किलकारी भी भरनी है। कैसे? जब आप ऐसा कर लें थोड़ी देर, फिर वज्रासन में बैठ जाइए। आप देखेंगे इंस्टेंटली ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ आ गया। आप देखेंगे इंस्टेंटली चेहरा दमकने लगा, गुलाबी हो गया है। आप देखेंगे आपकी खोपड़ी से सारा आलस्य दूर हो गया है। आपका मानसिक तनाव, आपका शारीरिक तनाव दूर हो चुका है। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये 2 प्रैक्टिसेस आप करिए, आप देखेंगे लेथार्जी, लेजीनेस ये तो दूर होगी ही, साथ में 3-4 चीजों को ध्यान में रखना है। पहली चीज, फ्रूट जूस, यानी हमारा जब आलस से शरीर गिरा गिरा होता है, आलस से होता है, तो हमको एक इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जो हमें मीठे से प्राप्त होता है। लेकिन शुगर, मीठा और शुगर 2 अलग चीजें हैं। चीनी का सेवन नहीं करना, नेचुरल सोर्सेज ऑफ मीठा लेना है। तो इसमें आप या तो 2 डेट्स खा लीजिए एकदम से, 1 अंजीर खा लीजिए एकदम से, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। या फिर आपको एक मीठा फल ले लीजिए, या बहुत अच्छा होता है आप फ्रूट जूस ले लीजिए, उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज, आप शिकंजी ले सकते हैं, नींबू पानी, लेकिन इसमें चीनी न डालकर शक्कर या खांड से इसे बनाइए। नींबू भी है, इसमें मीठा भी है और पानी भी है, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट देगा। और तीसरा काम, पानी खूब पीते रहिए। ये बार बार हम कहते हैं, लेकिन फिर भी सब लोग पता है पर भूल जाते हैं। और अंतिम काम, गर्मी है या सर्दी है, 20 मिनट सनलाइट में जरूर बैठिए। गर्मियों में प्रातःकाल की सनलाइट ले लीजिए, सर्दियों में दिन की ले सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी, बौद्धिक क्षमताएं बढ़ेंगी, आलस्य दूर होगा। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। नमस्ते। जीवन में ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में, जहां पर वो सिखा रहे हैं कि किस तरह से एक विशेष संस्कृत अक्षर के उच्चारण और लेखन में त्रुटि ना हो। नमोस्तु सर्वेभ्यः। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। स्वागतं च करोमि अहं संस्कृत पाठशालायां भवतां भवतीनां च। हम सभी संस्कृत प्रेमी यह जानते ही हैं कि संस्कृत अत्यंत परिष्कृत, तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि व और ब इन अक्षरों के उच्चारण में कुछ उदाहरणों की दृष्टि से कई बार परिष्कृत संस्कृत भाषा में भी एक भ्रमात्मक स्थिति सी बन जाया करती है। पर हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे उन उदाहरणों को भी शास्त्रीय रीति के साथ शुद्ध ही स्वीकृत किया जाता रहा है, जैसे वटुः या बटुः, शिविरम या शिबिरम। आइए अब बढ़ते हैं आगे उन शब्दों की ओर जहां व और ब के अभेद के सिद्धांत को स्वीकारने से शब्द की महिमा समाप्त हो जाती है या वह शब्द ही अनर्थक हो जाता है। समग्रता से कहें तो व्याकरण अनुसार उन शब्दों की साधुता या शुद्धता सिद्ध नहीं हो पाती। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम यहाँ आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। शब्द है आवंटन, जिसे गलती से हम में से कई आबंटन बोल दिया करते हैं। ऐसे ही वरुण को वरुण भी लोग बोल जाया करते हैं। यह प्रवृत्ति हमें वैकुंठ को बैकुंठ, वन को बन, वायु को वायु जैसे कई शब्दों के अशुद्ध प्रयोगों में भी दिख जाया करती है। अगला शब्द है वाराणसी, जिसे लोग वाराणसी कह दिया करते हैं। हालांकि यह बात भी ध्यान देने वाली है कि वाराणसी शब्द के उच्चारण और लेखन में वाराणसी इस शब्द के प्रयोग के बाद ही संभवतः धीरे धीरे बनारस इस शब्द का भी आरंभ हो गया। कुल मिलाकर वाराणसी शब्द का प्रयोग करना न केवल संस्कृत व्याकरण के अनुसार ही शुद्ध है, बल्कि सन 2005 से ही आधिकारिक या प्रशासनिक रूप से भी यह सर्वथा शुद्ध है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहां ब और व इन दोनों ही अक्षरों के प्रयोग के साथ कई शब्द हमें संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं, जैसे बृहस्पति और बृहस्पतिवारः, ऐसे ही बृहस्पति और बृहस्पतिवारः, वृहत और वृहत कथा, ऐसे ही बृहत और बृहत कथा, वही और वाह्यम, ऐसे ही बहि और बाह्यम। ऐसे ही कई उदाहरणों को रख हम यह समझ सकते हैं।
यहाँ ध्यान दीजिए कि वाह्य और बाह्य इन दोनों शब्दों को ही आधार बनाकर वाह्यात, वाह्यात या वाहियात जैसे शब्द दूसरी भाषाओं में भी आ गए, पर इससे जो बात सिद्ध हो रही है वह यह कि मूल रूप से संस्कृत के बाह्य शब्द की अपेक्षा वाह्य शब्द की ही अधिक स्वीकृति और प्रसिद्धि रही है और वहाँ से ही वाहियात जैसे स्वरूप तक वाह्य और वाहियात जैसे शब्दों ने यात्रा की है। पर संस्कृत पाठशाला की कक्षा में यह बताना अधिक प्रासंगिक है कि यद्यपि बृहस्पति, बृहस्पति, वृहत, बृहत, वही, बहि जैसे शब्द अपने अपने रूपों में हमें कोशों में प्राप्त होते हैं, पर व्याकरण के अनुसार, शब्द के मूल धातु के अनुसार इन शब्दों का व इस अक्षर के द्वारा ही व्युत्पन्न माना जाना अधिक तार्किक कहा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ कोशकारों ने भी वबयोर अभेदः और बाद में प्रादेशिकता से वशीभूत होकर इन शब्दों को ब इस अक्षर के साथ भी निरूपित कर दिया है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक वृहति आदि छंदों के साथ साथ लौकिक संस्कृत के अलंकार शास्त्र में भी यमकादि अलंकारों के प्रयोग के समय वबयोर अभेदः की प्रवृत्ति दिख पड़ती है। इसलिए भी हमें कई बार व और ब इन दोनों ही अक्षरों से जुड़े शब्द दिख जाया करते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि शब्दों की व्युत्पत्ति जहाँ संस्कृत की आत्मा बसती है उस पर ध्यान दें तो हमें अधिक प्रयोग व इस अक्षर के साथ ही प्राप्त हुआ करते हैं। तो आज की संस्कृत की कक्षा में इतना ही। अग्रिमायै कक्षायै तावत् पुनरपि सन्नद्धः सन् विषयान्तरं च प्रतिपादयितुम् आयास्यामि अहम् इति निवेदयन् सर्वेभ्यः पुरस्करोमि। स्वकं नमः। जीवन समस्याओं से घिरा होता है। समस्या से भागना समस्या का प्रारंभ है और समस्याओं का सामना करना समस्या के अंत का प्रारंभ है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने जीती है अंधेरों से जंग, सूर्य बनकर वही चमकता है। आप भी अपना प्रकाश फैलाते रहिए, सूर्य की तरह चमकते रहिए, प्रसन्न रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।